शिवराज और रमन सिंह की विदाई के बाद क्या अगला नंबर विदाई का वसुंधरा राजे सिंधिया का है? लोग पूछ रहे हैं भाई राजस्थान का सीएम कौन होगा? एमपी छत्तीसगढ़ वाले मुख्यमंत्रियों के नाम में क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम छुपा है? सबसे पहले इसी का चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरप्राइज से विपक्ष की हालत खराब। पहले 3 राज्यों के चुनाव में बम्पर जीत से सबको सरप्राइज किया। अब सीएम को चुनने में ऐसे ऐसे सरप्राइज दे रहे हैं कि विपक्ष की पूरी राजनीति ही डिरेल हो जाएगी। इसके बारे में आज डिटेल में आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री ऐसा चुना है नरेंद्र मोदी ने कि प्रधानमंत्री जब वो बनेंगे अगले बार, ऐसा कहा जा रहा है, तो उनकी सीटें और बढ़ी भी नजर आएंगी। लेकिन पहले पीएम मोदी के सरप्राइज के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि ये सरप्राइज खत्म ही नहीं हो रहे भाई। एमपी और छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी ने बड़ा खेला किया। अब राजस्थान में वसुंधरा की राजनीति के साथ क्या होगा, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि हमने पाठशाला में आपको बताया था कि पुराने चेहरों को मौका मिलने वाला नहीं है, और देखिए वही हुआ। शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह जैसे नेताओं के चांस बहुत कम है, वही हुआ, दोनों का पत्ता कट गया। एमपी छत्तीसगढ़ में सीएम का नाम आया तो यह बात सच साबित हुई जो हमने आपको पाठशाला में कही। हमने पाठशाला में यह भी बताया था कि सीएम को लेकर जितने भी नाम चल रहे हैं टीवी पर, वो परंपरा रही है कि उनमें से किसी को नंबर नहीं मिलता, वो किसी का नंबर नहीं आता। और वही हुआ, जिनके नाम चल रहे थे कि फलाना एमपी का सीएम बनेगा, फलाना छत्तीसगढ़ का बनेगा, उनमें से किसी का नंबर नहीं आया। आखिर में जाके ये नाम कट जाते हैं, कोई नया ही चेहरा आ जाता है। और इसलिए हमने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा हो गया। ऐसे ऐसे सरप्राइज मिलते हैं कि चक्कर में आ जाए लोग। इतने दिन से सीएम के नाम को लेकर हर जगह बात हो रही थी, अलग अलग नाम चल रहे थे, लेकिन जिसका भी नाम चला उसका पत्ता कट गया। जिसके बारे में सोचा गया उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह सामने लेकर आए। जैसे किसने सोचा था कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मोहन यादव का तो कहीं दूर दूर तक नाम भी नहीं था बॉस। जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो भी लोग गूगल पे सर्च कर रहे थे कि मोहन यादव हैं कौन। उन्हें सीएम बना दिया गया, लोग गूगल करने लगे, लेकिन मोहन यादव का नाम सीएम के तौर पर सेलेक्ट हो चुका था। और इसी के साथ एमपी में शिवराज सिंह की विदाई हो गई। एक लंबा जो आप कहिए कि एरा था वो खत्म हो गया। दूसरे नेताओं और दूसरी पीढ़ी के नेताओं को मौका मिलना शुरू हो गया। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को नए नेतृत्व के लिए रास्ते से हटने के लिए कह दिया गया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के साथ हुआ। वहां पर विष्णुदेव साय को नया सीएम बना दिया गया, जो आदिवासी वर्ग से आते हैं। अब तो राजस्थान के लिए क्लियर मैसेज है कि बीजेपी वसुंधरा राजे से आगे किसी और के बारे में सोच रही है। अब वसुंधरा की जगह नया चेहरा कौन होगा, यह अगले 1-2 दिन में तय हो जाएगा। राजस्थान में क्या चल रहा है अभी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मध्य प्रदेश की बात करता हूं, क्योंकि एमपी गजब है ये तो हम सुनते थे, लेकिन एमपी में आज गजब हो भी गया भाई। इतने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नाम दिल्ली की राजनीति छोड़कर एमपी में फिर से गए। सांसद, केंद्रीय मंत्री, सबको चुनाव में लगाया। बड़े बड़े नामों पर मोहन यादव का नाम भारी पड़ गया भाई। जिस भी बड़े नाम की चर्चा हो रही थी उनमें किसी का नाम ही नहीं आया। मौका मिला तो अनजान से मोहन यादव को मौका मिल गया। ना शिवराज सिंह चौहान को मौका मिला, ना नरेंद्र सिंह तोमर को मौका मिला, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया का नंबर आया, ना प्रहलाद पटेल को सिलेक्ट किया गया, ना कैलाश विजयवर्गीय का टिकट जो है वो कंफर्म हो पाया। सब हट गए रास्ते से। नाम कौन आया? मोहन यादव। नाम तो बहुत चले, लेकिन आखिरकार बना कोई और कोई कितना भी उछल कूद करता रहे, कितने भी बयान देता रहे, कितने भी सियासी इवेंटबाजी करता रहे, बॉस नरेंद्र मोदी के सामने ये सब नहीं चलता। शिवराज सिंह चौहान भी इतने दिनों में खूब कैमरों के सामने आए। हमने आपको पहले ही कहा था कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जगह जगह गए, रोज बयान देते रहे, लेकिन सब कुछ बेकार रहा। शिवराज को फिर से मौका नहीं मिला। आज शिवराज सिंह चौहान को राज्यपाल के पास इस्तीफा लेकर जाना पड़ा। उनकी बॉडी लैंग्वेज पिछले 1 हफ्ते की पूरी कसरत के बेकार जाने की कहानी बयां कर रही थी। आप देखिए, 1 हफ्ते से इधर उधर जा रहे थे, मुझे मोदी जी को 29 की 29 सीट दिलानी है। आज देखिए एकदम चेहरा ही उतरा हुआ है। और ये इसलिए क्योंकि बीजेपी ने पहले से ही मन बना लिया था कि अब शिवराज से आगे की बात करनी है बॉस। मामा नहीं, मध्य प्रदेश के लिए मोहन को चुना गया। सुनिए एक बार विधायक दल की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक दल के नेता बने मोहन यादव ने क्या कहा है। फिर आपको राजनीति समझाऊंगा कि मोहन यादव क्यों चुनेंगे। तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई है। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने
मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए, और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी के इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही मोहन यादव का नाम मुख्यमंत्री के लिए आया, सब पूछने लगे कि मोहन यादव हैं कौन। सब उनके बारे में जानना चाहते थे कि ऐसा क्या है इस नाम में कि इन्हें सीएम के तौर पर सिलेक्ट कर लिया। भाई मोहन यादव के बारे में पहले आपको बताता हूं। मोहन यादव महाकाल की नगरी उज्जैन से बीजेपी के विधायक, वो उज्जैन दक्षिण सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। 58 साल के हैं और शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके थे। 2020 में उन्हें शिवराज कैबिनेट में शामिल किया गया था। मोहन यादव ने छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत की। वो एबीवीपी में से जुड़े रहे और 1984 में उज्जैन में एबीवीपी के नगर मंत्री थे। 1993 से 1995 के बीच मोहन यादव ने उज्जैन शहर में आरएसएस के खंड कार्यवाहक की जिम्मेदारी भी संभाली, यानी संघ से भी जुड़े रहे। 1997 में मोहन यादव को भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। 2004 में मोहन यादव बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य नियुक्त किए गए। 2013 में मोहन यादव को अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का सह संयोजक बनाया गया और इसी साल उन्होंने पहली बार उज्जैन दक्षिण से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। इस बार मोहन यादव ने उज्जैन दक्षिण सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीता और करीब 13,000 वोट के मार्जिन से जीता। यानी बीजेपी ने उसे मुख्यमंत्री बनाया जो एक कार्यकर्ता के तौर पर संगठन में काम करते 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 यहां तक पहुंचा है। बीजेपी की यही खास बात है कि पीएम मोदी हो, अमित शाह हो या आप किसी चेहरे को देखिए, वो सभी संगठन में काम करते हुए आगे बढ़े। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मोहन यादव ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में क्या कहा, एक बार वो सुनिए, फिर ये पूरा पॉलिटिकल गेम आपको समझाता हूं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार भी डबल इंजन की सरकार चलेगी और विकास के सभी कामों को लेकर निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो विकास का काम आगे बढ़ाया था उसको और आगे ले जाएंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी? निश्चित रूप से आप समय के बताएंगे, जो काम हमारे पेंडिंग है उन सारे कामों को लेकर आगे बढ़ेंगे और प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे। अच्छा, मोहन यादव भी गजब के नेता है। उनके वीडियो बहुत वायरल होते हैं। एक ऐसा ही पुराना वीडियो आज वायरल हो गया। इसमें मोहन यादव तलवारबाजी के करतब दिखाते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो उज्जैन नगर निगम के एक मेले का है जिसके उद्घाटन में मोहन यादव पहुंचे और वहां पर तलवारबाजी पर हाथ आजमाने लगे। अब ऐसा वीडियो फुल फ्रेम में एक बार दिखाइए। ऐसा वीडियो तो लोगों ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा का देखा है, लेकिन आप देखिए अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं इनकी तलवारबाजी देखिए जरा। और इन्होंने ये तलवार से तो किसी को नहीं काटा, लेकिन पत्ता जो बाकियों का कटा है वो ऐसे ही किसी अदृश्य तलवार से कटा है। अब मोहन यादव का जब नाम आया तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार वालों को आप देखिए, छोटा सा घर है, परिवार वाले खुद अचंभित हैं। या अभी तो गए थे विधायक दल की मीटिंग में गए थे, तब तो एक नॉर्मल विधायक थे, अब लौटेंगे तो मुख्यमंत्री का स्वागत करना पड़ेगा। देखिए छोटा सा घर, एक कार्यकर्ता का जैसा घर होता है वैसा घर है, परिवार एकदम सामान्य। आप देखिए कितना ये लोग खुश हैं। एक बार देखिए वहां का माहौल देखिए। सीढ़ी एक कड़ी मेहनत से चढ़ी है, उसका फल आज हमारे मामा जी को हम सबको मिला है। हाँ, मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है।
और मेहनत करेंगे आगे चल के। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। कोई भी कार्यकर्ता कभी कल्पना नहीं करता है कि वो पीएम बनेगा, सीएम बनेगा या कुछ भी बनेगा। जैसी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वैसे हम निभा रहे हैं बिल्कुल। सबसे हैरानी की बात यह है कि विधायक दल की मीटिंग से पहले जब पर्यवेक्षकों के साथ सभी विधायकों की ग्रुप फोटो हो रही थी तो उसमें किसी का ध्यान ही नहीं गया कि मोहन यादव तो बहुत पीछे बैठे हैं। जरा एक बार ये तस्वीर यहां डालिए, मैं दर्शकों को दिखाता हूं। अब आप ये देखिए, ये फोटो अपने आप में कितने कमाल की आपको बताएगी कि बीजेपी में किस तरह से काम होता है। ये नाम अनाउंस होने के पहले, अंदर पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग के पहले ये सारे विधायक बैठे, इसमें मोहन यादव जिनको मुख्यमंत्री चुना गया है, ये भाई साहब 1 2 3 तीसरी पंक्ति में बैठे हुए हैं। यानी तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ मोहन यादव जो है वो आज की डेट में मुख्यमंत्री बन गया भाई। और इसलिए लोग कह रहे हैं, अभी तो इसकी पॉलिटिक्स में आपको समझाऊंगा, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग अपने आप को यादवों का मसीहा बताते हैं, भाई अखिलेश यादव के पार्टी में क्या हो सकता है? मैक्सिमम यही हो सकता है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी में क्या हो सकता है? मैक्सिमम यही हो सकता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी ने तीसरी पंक्ति में बैठे हुए यादव को उठाकर, ओबीसी को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया। यह बीजेपी में ही हो सकता है, ये लोग लिख रहे हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन बात सिर्फ मोहन यादव के नाम से सरप्राइज होने की नहीं है। किसी यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाना यह बहुत बड़ा मैसेज भी है। जैसे पहला मैसेज यूपी के लिए और बिहार जैसे राज्यों के लिए, जहां यादवों को विपक्ष ने दशकों से अपना वोट बैंक बना रखा है भाई। दूसरा मैसेज जातिगत जनगणना और ओबीसी की पॉलिटिक्स करने वाले विपक्ष को यह जोरदार जवाब है। तीसरा मैसेज आगे की राजनीति को बीजेपी देख रही है, नए और युवा चेहरों को लॉन्च कर रही है। चौथा मैसेज ऐसे चेहरे बीजेपी सामने ला रही है जिसका प्रभाव न सिर्फ उसके राज्य में रहे बल्कि दूसरे राज्यों में भी उसका प्रभाव पड़े। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिनका प्रभाव पूरे देश में है। असम में हेमंता बिश्व शर्मा है, जिनका प्रभाव उत्तर पूर्व से लेकर बंगाल और दूसरे राज्यों में है। मोहन यादव को चुनने के पीछे की राजनीतिक सोच क्या है, अगर उसे आप समझेंगे तो सीधे तौर पर यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक दिखता है नरेंद्र मोदी का। क्योंकि बीजेपी के पास बड़े ओबीसी लीडर तो हैं, लेकिन ओबीसी में बड़े यादव नेता के तौर पर बहुत कम नाम दिखते हैं, जबकि यादव वोट बैंक यूपी बिहार जैसे राज्यों में बहुत प्रभावी है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि इस एक यादव ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाने का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर आप देखें यादव बिहार में और यूपी में, 2 राज्य का आपको बता रहा हूं। यूपी में इसमें अगर आप देखेंगे आबादी कितनी है यूपी के अंदर यादव ओबीसी की, करीब 10%। और बिहार के अंदर कितनी है? बिहार के अंदर आबादी कितनी है यादवों की 14%। अब आप देखिए 14% और ये 10% पे जो इंपैक्ट है वो कैसे असर डालेगा आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको यूपी का बताता हूं। 2019 में देखिए क्या हुआ। यादव वोट किसको गया? अगर आप देखेंगे यादव वोट ये गया बीएसपी प्लस एसपी को। कितना गया? 60% वोट, 60%। और बीजेपी को कितना गया? मात्र 23% यादवों का वोट। लेकिन जो गैर यादव ओबीसी हैं, जिसमें कोयरी कुर्मी आते हैं, मान लीजिए कोयरी कुर्मी ये सेकंड नंबर पर बड़े प्रभाव है इनका सपा बसपा को वोट गया मात्र 14%, लेकिन बीजेपी को गया 80% वोट बॉस। इसी तरह से जो दूसरी ओबीसी जातियां हैं जो यादव नहीं है, दूसरी ओबीसी जातियां, उनका वोट सपा बसपा को कितना गया 2019 में? मात्र 18%। और नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को कितना गया? 72%। अब आप ये पैटर्न देख रहे हैं कि अगर यादव वोट देखिएगा ओबीसी में तो वो भर भर के बसपा सपा को चला गया, लेकिन जितने गैर यादव ओबीसी हैं वो 80% से लेकर 72% तक बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं। यानी गैर यादव ओबीसी तो बीजेपी के साथ जुड़ा ही हुआ है, लेकिन अब यादवों को भी बीजेपी जोड़ रही है। इसी तरह से अगर आप बिहार को देखेंगे, बिहार में जो यादव वोट है, अगर आप देखेंगे यादव वोट विपक्ष को कितना गया? 55%, 55%। जबकि एनडीए को कितना गया? क्योंकि उस वक्त जेडीयू उनके साथ थी तो उसमें जोड़कर बता रहा हूं, 21%, मात्र 21%। लेकिन अगर आप कोयरी कुर्मी को देखिएगा, कोयरी कुर्मी जो बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं गैर यादव ओबीसी, उनका वोट विपक्ष को गया मात्र 7%।
और नरेंद्र मोदी के नाम पे 70% वोट गैर यादव ओबीसी का चला गया बीजेपी के साथ और एनडीए के साथ। इसी तरह से अन्य ओबीसी को अगर आप देखिएगा, उनका वोट 2019 में बिहार के अंदर विपक्षी पार्टियों को गया 9% और बीजेपी को गया 76%। बॉस, यानी बीजेपी गैर यादव ओबीसी जितने हैं उनको तो पूरी तरह से साध रही है। लेकिन उसके लिए बड़ी चुनौती यह थी कि जब उसने गैर यादव ओबीसी को यह बता दिया कि तुम्हारे बारे में सोचने वाले हम हैं, तो अब यादवों को भी तो बताना है ना कि भाई सपा में अखिलेश यादव के अलावा कोई यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। बिहार में आरजेडी में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के अलावा कोई यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। बीजेपी से जुड़ोगे तो कोई मोहन यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, जिसको कोई ना जानता हो, जो तीसरी पंक्ति में बैठता हो। यह बीजेपी ने मैसेज दे दिया। और आप अगर देखेंगे कि इसका नेशनल इंपैक्ट कैसे 2024 के लिहाज से अगर आपको समझना है कि बीजेपी ने किस तरह से ओबीसी वोट शेयर पे काम किया है, अगर आप ओबीसी वोट शेयर देखेंगे, वोट प्रतिशत किस तरह से काम हुआ है। 2009 में देखिए बीजेपी को जो ओबीसी का वोट मिला, बीजेपी, इसके अलावा कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियां, इसमें आप देखिए क्षेत्रीय पार्टियां आपको बता रहा हूं। ठीक है, बीजेपी को 2009 में ओबीसी का वोट कितना मिलता था? 22%। कांग्रेस को मिलता था 24%, 24%। और जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको ओबीसी का वोट जाता था 54%। अब आया 2014 का साल, जब नरेंद्र मोदी सीन में आए। नरेंद्र मोदी जब सीन में आए तो बीजेपी का वोट शेयर ओबीसी का बढ़कर हो गया सीधा 34% और कांग्रेस का ओबीसी वोट घटकर हो गया मात्र 15%। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को तब भी उतना नुकसान नहीं हुआ, वो 51% पे रही, क्योंकि यादव ओबीसी का जो वोट है वो क्षेत्रीय पार्टियों को भर भर के तब भी जा रहा था। ये जो बीजेपी को शिफ्ट हुआ वो गैर यादव ओबीसी उनकी तरफ शिफ्ट हुआ। अब आप देखिए 2019 में ओबीसी वोट किस तरह से गया। 2019 में बीजेपी का वोट ओबीसी का बढ़कर 44% हो गया बॉस। कांग्रेस वहीं 15% पर हवा में झूल रही है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां 51% से गिरकर 41% पर आ गई। यानी पिछले 2 टर्म में नरेंद्र मोदी बीजेपी का ओबीसी वोट बैंक 22% से बढ़ाकर 44 डबल कर चुके हैं और क्षेत्रीय पार्टियों का करीब 13% ओबीसी वोट बैंक काट चुके हैं और कांग्रेस को तो खत्म ही कर रखा है। अब ये 44% तब है जब गैर यादव ओबीसी सिर्फ बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, यादव उस तरह से नहीं जुड़ा है। अब जब यादवों को यकीन होगा कि हमको आगे बढ़ना है, मोहन यादव जैसा बनना है, मुख्यमंत्री तक पहुंचना है, तो सोचिए मामला कहां चला जाएगा। और इस तरह से नरेंद्र मोदी के नाम पर और काम पर ओबीसी वोट कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों से टूट टूट कर बीजेपी की तरफ आया, तो पता नहीं सीटें कहां तक जाएंगी। बीजेपी ने ना सिर्फ यादव को एमपी में मुख्यमंत्री बनाया, बल्कि अच्छी सोशल इंजीनियरिंग भी की है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ओबीसी समुदाय से आने वाले मोहन यादव को तो मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन दलित समुदाय से आने वाले जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया और ब्राह्मण समाज से आने वाले राजेंद्र शुक्ला को भी डिप्टी सीएम बना दिया गया। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दोनों को देखें तो बीजेपी ने गजब की सोशल इंजीनियरिंग की। अगर एमपी में ओबीसी सीएम प्लस दलित डिप्टी सीएम प्लस ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाया, तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम, ओबीसी डिप्टी सीएम और ब्राह्मण डिप्टी सीएम बना दिया। और अब इन फैसलों का सियासी कैलकुलेशन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने बुनी है। इसको आपको समझना चाहिए कि किस तरह से वहां पर काम हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने क्या किया है। मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी आबादी कितनी है? ओबीसी आबादी 50%, तो यादव सीएम बन गए। इसी तरह से अगर आप अपर कास्ट देखेंगे, अपर कास्ट की आबादी कितनी है? अपर कास्ट की आबादी है 15%, डिप्टी सीएम ब्राह्मण हो गया। दलित जो हैं उनकी आबादी कितनी है? इनकी आबादी है 15%, एक और डिप्टी सीएम दलित से हो गया। यानी अगर आप इसको टोटल को मिला दीजिएगा तो ये करीब 80% आबादी को तो ऐसे ही कवर कर लिया सीएम डिप्टी सीएम। इसी तरह से आप छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखिए। छत्तीसगढ़ के अंदर क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी आबादी कितनी है? आदिवासी हैं 32%,
सीएम आदिवासी से हो गया। ओबीसी की आबादी कितनी है? ओबीसी की आबादी है करीब 41%, डिप्टी सीएम ओबीसी से हो गया। अपर कास्ट की आबादी कितनी है? अपर कास्ट की आबादी है करीब 9%, डिप्टी सीएम अपर कास्ट से हो गया। इसको भी मिला दीजिए तो करीब 82% आबादी कवर हो गई। अब आप देख रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग, यानी दोनों राज्यों में देखा जाए तो दोनों जगह पर सीएम डिप्टी सीएम का ऐसा गजब का फैसला हुआ कि करीब 80% से ज्यादा की आबादी सोशल इंजीनियरिंग के तहत कवर हो गई। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में पहली बार बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है। छत्तीसगढ़ के नए सीएम के लिए अलग अलग नाम चल रहे थे, लेकिन आखिर में नाम आया विष्णुदेव साय का। इनका भी गजब का प्रोफाइल है बॉस। विष्णुदेव साय 1989 में अपने गांव के सरपंच हुआ करते थे। वो सरपंच से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। 1990 में वो पहली बार बीजेपी के विधायक बने। 99 में वो रायगढ़ से सांसद चुने गए। इसके बाद वो 4 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, 2 बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने तो विष्णुदेव साय को अपनी कैबिनेट में शामिल किया। बाद में विष्णुदेव साय को राज्य की राजनीति में वापस भेजा गया और अब वो मुख्यमंत्री बनने वाले। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके से आते हैं। सरगुजा का इलाका कौन सा है? हमने आपको बताया था, सरगुजा इलाका ऐसा इलाका है जहां से अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। सरगुजा कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन इस बार कांग्रेस बुरी तरह हारी। सरगुजा इलाके में पिछली बार कांग्रेस ने 14 की 14 सीटें जीती थी, जो कांग्रेस का गढ़ था और जहां कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। इस बार बीजेपी ने 14 की 14 सीटें कांग्रेस से छीन ली। इसी इलाके में कांग्रेस के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी हार गए थे। कई सीटें तो ऐसी थी जहां बीजेपी कभी नहीं जीती थी, वो सीटें भी बीजेपी ने इस बार जीती थी। और जिन रेणुका सिंह का नाम चल रहा था रेस में, वो भी इसी सरगुजा इलाके से आती थी। लेकिन विष्णुदेव साय उनसे आगे निकल गए, अनुभवी थे, पुराने कार्यकर्ता थे, तो उनको मौका दिया। सरगुजा इलाके से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव भी आते हैं। कांग्रेस कहती रह गई कि टीएस सिंहदेव को सीएम बनाएंगे, लेकिन भूपेश बघेल के सामने किसी की नहीं चली और टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनते बनते रहे। लेकिन बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने सरगुजा के इलाके से मुख्यमंत्री बना दिया। यह होता है कमिटमेंट। लेकिन कमिटमेंट यह भी है कि जो रमन सिंह कभी विष्णुदेव साय को राजनीति में लेकर आए थे, उन्होंने खुद रास्ता क्लियर किया कि नया नेतृत्व आए। 15 साल छत्तीसगढ़ में सीएम रहे रमन सिंह को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है। लेकिन सोचिए कि इतनी बड़ी बात होने के बाद भी बीजेपी में एक चू चपड़ नहीं, कहीं कोई आवाज नहीं। ये डिसिप्लिन है पार्टी का कि भाई जब कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता हैं, जब मुख्यमंत्री बनाया मुख्यमंत्री हैं, फिर बोला कार्यकर्ता बनो, कार्यकर्ता बन गए। किसी केंद्रीय मंत्री को बोला जाके चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ रहा है। ऐसा नहीं कि केंद्रीय मंत्री यहां का छोड़ के गया तो वहीं सीएम बनेगा। भाई बन छोड़ के गए तो गए हो, पार्टी में हो, आज यहां हो वहां हो, कार्यकर्ता हो, कभी प्रदेश अध्यक्ष हो, कभी ऑब्जर्वर हो, कभी कुछ हो। दूसरी पार्टियों में तो अब तक पता नहीं क्या क्या बवाल हो गया होता, ऐसा होता। यह बीजेपी का अनुशासन है, यानी पार्टी के अनुशासन के सामने बड़े बड़े नाम धरे रह जाते हैं। 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में स्पीकर बना दिया गया। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि तोमर पावरफुल केंद्रीय मंत्री थे और सीएम पद के बड़े दावेदार बताए जा रहे थे। इसी तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के भी अरमान पूरे नहीं हुए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, उन्हें क्या कोई पद मिलेगा, यह अभी तक पता भी नहीं। प्रहलाद पटेल का क्या होगा, जो केंद्रीय मंत्री थे और अब विधायक बनकर राज्य की राजनीति में गए। कैलाश विजयवर्गीय को 10 साल बाद चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया था, अब उनका क्या होगा यह भी किसी को नहीं पता। मतलब पार्टी ने आपको कहा तो आपको काम करना वाला हिसाब है। बीजेपी में कोई भी यह मानकर ना चलता है कि वो बड़ा ना चले कि वो बड़ा नेता है, उसके बयान मीडिया में दिखते हैं तो उसी की ही जिम्मेदारी में उसको ही जिम्मेदारी मिलेगी या बड़े पद का हक उसका है। मध्य प्रदेश से मैसेज क्लियर है कि जो पार्टी कहेगी बड़े से बड़े नेता को वो करना होगा। एमपी छत्तीसगढ़ का मामला तो बीजेपी ने सेटल कर दिया। अब बारी है राजस्थान की। एमपी और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सीएम चुने गए, उससे वसुंधरा राजे और बाकी बड़े नेताओं के लिए भी संदेश साफ है कि सीएम कोई भी हो सकता है। वो भी सीएम हो सकता है जिसने पार्टी के लिए चुपचाप काम किया है। इसलिए राजस्थान में किसे सीएम बनाया जाएगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। राजस्थान में मंगलवार को विधायक दल की बैठक है। शाम को 4 बजे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सब विधायक जुटेंगे। पर्यवेक्षक के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे। राजस्थान में सीएम कौन हो सकता है, इसे समझने के लिए हमें छत्तीसगढ़ और एमपी के फैसलों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि बीजेपी जिन 4 फैक्टर को देख रही है उनमें ओबीसी डन, दलित आदिवासी डन, युवा डन, एक ही फैक्टर बचता है और वो है महिला का।
तो क्या राजस्थान की मुख्यमंत्री महिला हो सकती है कोई, और या फिर किसी महिला को डिप्टी सीएम के पद पर बैठाएंगे? ये दोनों बातें हो सकती हैं। हालांकि वसुंधरा राजे महिला हैं, पर उनके लिए चांस इसलिए कम है क्योंकि ना उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, ना ही वो चेहरा है, और बीच में बगावत वगैरह की कुछ पॉलिटिक्स, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जो बातें उड़ी, उससे ऐसा लगता है कि उनका पत्ता और कटने के चांसेस बढ़ गए।